कहा जाता है कि बेटियां चाहे कितनी भी बड़ी हवेली में क्यों ना पली हो, विवाह के बाद उन्हें किसी दूसरे घर की चौखट पर ही अपना संसार बसाना पड़ता है। लेकिन समाज का एक नियम बड़ा विचित्र होता है। जब किसी छोटे घर का बेटा बड़े घर की बेटी से विवाह करता है, तब लोग खुश कम और चिंतित अधिक दिखाई देते हैं। कोई कहता है, अरे भाई, बड़े लोगों की बेटी है, क्या वो छोटे घर में निभा पाएगी? तो कोई कान में धीरे से फुसफुसा देता है, आज तो सब ठीक लग रहा है, असली परीक्षा तो शादी के बाद शुरू होगी। और यही बातें जब बार बार किसी परिवार के कानों में पड़ती है, तब वे लोग अपनी खुशी से ज्यादा अपने डर को पालने लगते हैं। ऐसी ही एक कहानी थी शर्मा परिवार की। शांति देवी और रमेश जी का छोटा सा परिवार था। एक साधारण सा मकान, सीमित आमदनी और बड़े सपनों से कहीं अधिक बड़ी जिम्मेदारियां। उनका बेटा आदित्य एक निजी कंपनी में नौकरी करता था, स्वभाव से सीधा, मेहनती और संस्कारी। और शायद यही कारण था कि शहर के सबसे प्रतिष्ठित मोहल्लों में से एक सिविल लाइंस में रहने वाले अग्रवाल परिवार ने अपनी बेटी आराध्या का रिश्ता उसके लिए स्वीकार कर लिया था। शांति बहन, सच बताना, कहीं लड़के की विदेश वाली नौकरी तो नहीं छिपा रखी तुम लोगों ने? अरे नहीं जीजी, हमारा बेटा जैसा है वैसा ही बताया था भाई। फिर इतने बड़े घर वालों ने रिश्ता कैसे कर दिया? सच ये था कि अब यही सवाल उन्हें भी परेशान करने लगा था। रिश्ता तय होने के बाद जितना समय शादी की तैयारियों में बीता, उससे कहीं अधिक समय शांति देवी ने भविष्य की चिंताओं में बिताया। उन्हें हर समय यही लगता था कि कहीं उनकी होने वाली बहू को उनके घर में कोई कमी ना दिखाई दे। एक शाम जब सब लोग भोजन कर रहे थे, तब शांति देवी ने अचानक बात छेड़ दी। सुनो जी, मैं सोच रही थी हमारे ड्राइंग रूम का सोफा बहुत पुराना लगने लगा है। अरे भाग्यवान, वही सोफा तो है जिसे तुमने पिछले 5 साल से मोहल्ले की हर औरत को दिखाकर कहा है कि देखो अभी भी नया जैसा ही है। हाँ, पर तब बात अलग थी। तब हमारे घर बड़े मोहल्ले की बेटी बहू बनकर नहीं आने वाली थी ना। अब बेकार में इतना सोच रही हो। लेकिन शांति देवी की चिंता कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने पर्दे बदलवा दिए, फिर डाइनिंग टेबल पर नया कवर आ गया, फिर रसोई के डिब्बे बदल गए, फिर पुराने पंखे भी उन्हें खराब दिखाई देने लगे। रमेश जी एक दिन हिसाब की डायरी लेकर बैठे थे। उन्होंने लंबी सांस भरते हुए कहा, भाग्यवान, शादी अभी 2 महीने दूर है और तुमने घर का बजट ऐसे हिला दिया है जैसे चुनाव के समय नेता जनता को हिला देते हैं। आप समझते क्यों नहीं है? वहां उनके घर में 4-4 नौकर हैं। अगर आराध्या यहाँ आकर ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी? ये वही डर था जो धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। एक दिन अचानक आराध्या अपनी माँ के साथ शादी का कार्ड देने शर्मा परिवार के घर आ गई। घर में जैसे भूचाल आ गया। शांति देवी रसोई की तरफ भागी, आदित्य पानी रखने लगा, रमेश जी अपनी पुरानी बनियान बदलने कमरे में भाग गए और 5 मिनट बाद पूरा घर ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे किसी मंत्री का दौरा होने वाला हो। आराध्या अंदर आई, उससे चारों तरफ देखा। छोटा सा घर, साधारण फर्नीचर, दीवारों पर पुराने फोटो और रसोई से आती हुई गर्म चाय की खुशबू। कुछ देर तक वो चुपचाप सब देखती रही। शांति देवी का दिल धड़क रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद लड़की को ये सब पसंद नहीं आएगा। लेकिन तभी आराध्या अचानक मुस्कुरा दी। आंटी, आपके घर में बहुत सुकून है। सुकून? जी, हमारे घर में सब कुछ है। बहुत बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर। लेकिन पता नहीं क्यों वहां कभी ये एहसास नहीं आता कि सब लोग एक साथ हैं। यहाँ आते ही ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय बाद किसी अपने घर में बैठी हूँ। कुछ क्षणों के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। लेकिन तभी बाहर से पड़ोसन कमला चाची की आवाज आई। अरे शांति बहन, बहू जी आ गई क्या? और अगले ही पल मोहल्ले की 3 और महिलाएं घर में प्रवेश कर गईं। उनकी निगाहें आराध्या पर थी, उसके कपड़ों पर, उसकी घड़ी पर, उसके पर्स पर। और फिर शुरू हुआ तुलना का वो खेल जो अक्सर समाज रिश्तों से पहले खेलना शुरू कर देता है। बेटा, तुम्हारे घर में तो बहुत बड़ा बंगला होगा ना? और अब इस छोटे से घर में रहने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। शांति देवी की उंगलियां कांपने लगी। आदित्य ने नजरें झुका ली और आराध्या, वो कुछ क्षण तक चुप रही, फिर धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कमला चाची की तरफ देखा और कहा, चाची जी, घर की ऊंचाई उसकी दीवारों से नहीं मापी जाती। लेकिन शायद इस बात का जवाब मैं शादी के बाद दूंगी। तब आपको खुद पता चल जाएगा कि बड़ा घर किसे कहते हैं।
अब आराध्या ने बहुत साधारण सी बात कही थी, लेकिन मोहल्ले वालों को साधारण बातों में भी असाधारण मतलब निकालने की आदत होती है। किसी ने कहा लड़की बहुत समझदार है, किसी ने कहा अभी शादी हुई ही नहीं इसलिए मीठा बोल रही है, और कुछ लोगों ने तो शादी से पहले ही ये फैसला सुना दिया कि बड़े मोहल्ले की बेटी ज्यादा दिन छोटे ससुराल में टिक ही नहीं सकती। शांति बहन, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, लड़की तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन बड़े घरों की लड़कियों की आदतें भी ना बड़ी होती है। अभी तो सब ठीक लग रहा है, असली बात तो शादी के बाद ही पता चलती है। जी, आप हर बात में डर क्यों ढूंढ लेती हैं? अभी भगवान का नाम लीजिए और अच्छे के बारे में ही सोचिए। मैं तो बस आपको पहले से समझा रही हूँ, बाद में ये मत कहना कमला ने बताया नहीं था। कमला चाची चली गई, लेकिन जाते जाते अपने शब्द वहीं छोड़ गई जो धीरे धीरे शांति देवी के मन में घर करने लगे। सुनिए जी, आपको नहीं लगता ड्राइंग रूम का सोफा पुराना लगने लगा है? भाग्यवान, पिछले हफ्ते तक तो तुम मोहल्ले की औरतों को यही कह रही थी, इतना मजबूत सोफा आजकल मिलता नहीं, फिर अचानक से पुराना कैसे हो गया? तब हमारे घर बड़े मोहल्ले की बेटी बहू बनकर नहीं आने वाली थी। और अगर बहू को सोफे से ज्यादा अपने परिवार से मतलब हुआ तो? देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, पहली छाप बहुत जरूरी होती है। आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? माँ, ये घर में नए पर्दे क्यों आ रहे हैं? अरे क्योंकि पुराने पर्दे फीके लगने लगे। लेकिन माँ, ये पर्दे तो पिछले साल ही बदले थे। पिछले साल और इस साल में कोई फर्क है कि नहीं? क्या फर्क है? पिछले साल इस घर में कोई बहू नहीं आ रही थी। बस फिर क्या था, देखते ही देखते घर में बदलाव शुरू हो गया। नए पर्दे, नई चादरें, नए कुशन, नए डिब्बे, नई क्रॉकरी, और इन सब के बीच रमेश जी की पुरानी डायरी में बढ़ते हुए खर्चे। भाग्यवान, ये 4,000 रुपये किस बात के गए हैं? अरे नई क्रॉकरी लेनी पड़ी। लेकिन घर में तो पहले से 2 सेट पड़े हैं। ये सामान्य मेहमानों के लिए है। और ये बहू के मायके वालों के लिए लाई हूं मैं। वो इतने बड़े मोहल्ले में रहते हैं, उन्हें ये साधारण क्रॉकरी में कुछ भी देना अजीब सा लगता है। मतलब अब प्लेटें भी रिश्तेदारी देख कर निकलेंगे? मिडिल क्लास आदमी की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि उनके पास पैसे कम है। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं सामने वाला उसे कम ना समझ ले। शांति बहन, सुना है अग्रवाल साहब के घर में 3 गाड़ियां हैं? हाँ है तो। और उनके यहाँ तो हर कमरे में एसी भी लगा है ना? हाँ होगा शायद। फिर तो बहू को गर्मी बहुत लगेगी यहाँ। बस इतना सुनना था, और शांति देवी के मन में एक और चिंता जन्म ले चुकी थी। उसी रात वो इस बात की चर्चा लेकर सबके सामने बैठ गई। सोनिया जी, मुझे लगता है आदित्य के कमरे में एसी लगवा देना चाहिए। भाग्यवान, अभी तक तो पंखे में ही पूरी जिंदगी निकल गई हमारी। हमारी निकल गई, लेकिन बहू की क्यों निकला? और EMI कौन भरेगा? हो जाएगा कुछ ना कुछ। यही सोच कर ना लोग कर्ज में डूबते हैं। पापा सही कह रहे हैं माँ, शादी में पहले बहुत खर्चा हो रहा है। बेटा, मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रही हूँ। लेकिन माँ, अगर हर बात में हम उनकी बराबरी करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं बराबरी नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारी बहू को कभी ये महसूस ना हो कि वो किसी कमी वाले घर में आ गई है। और यही वो बात थी जिसमें एक माँ गलत भी नहीं थी और सही भी नहीं। शादी का दिन नजदीक आ गया। उधर अग्रवाल परिवार में भी तैयारियां चल रही थी। बेटा, वहां जाकर अगर कोई परेशानी हो तो हमें बताने में जरा भी संकोच मत करना। पापा, आपने मुझे इतना कमजोर कब से समझना शुरू कर दिया है? तुम्हारे पापा का मतलब है कि तुमने हमेशा बड़े माहौल में जिंदगी बिताई है ना बेटा? माँ, आपने मुझे रिश्तों की कीमत सिखाई है, सुविधाओं की नहीं। मैंने आदित्य जी की ईमानदारी और सादगी को देखकर शादी का फैसला लिया है। पापा, उनकी सुख सुविधाओं को देखकर नहीं। आप निश्चिंत रहिए। लेकिन समाज को ये बातें कहाँ समझ आती है। उन्हें तो बस इसी बात की जलन होती है कि किसी के घर में कुछ अच्छा हो रहा है जो शायद उनके घर कभी नहीं हो सकता। शांति बहन, सुना है बहू के घर से 50 से ज्यादा लोग बारात में आने वाले हैं? हाँ शायद। फिर तो खाने का इंतजाम भी उसी हिसाब से करना होगा। हमने सब सोच रखा है। देख लेना कहीं कोई कमी ना रह जाए। आखिर पूरे शहर की नजर इस शादी पर टिकी है। कुछ लोग शादी में मेहमान बनकर आते हैं, कुछ आशीर्वाद देने आते हैं, और कुछ लोग सिर्फ कमियां निकालने आते हैं। फिर आ गया शादी का दिन। चारों तरफ रोशनी थी, बैंड बाजी की आवाज थी, रिश्तेदार थे, हंसी थी, खुशियां थी। लेकिन इन सब के बीच शांति देवी की धड़कन अब भी तेज थी। उन्हें अभी भी यही डर था कहीं कोई कमी ना रह जाए। और शादी संपन्न हुई। बेटा, आज से यही तुम्हारा घर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा घर तुम्हारा नहीं रहा।
पापा, बेटी घर बदलती है, रिश्ते नहीं। हमेशा सबको साथ लेकर चलना मेरी बच्ची। आपका सिखाया मैं कभी नहीं भूलूंगी माँ, ये मेरा वादा है। और फिर वो पल भी आ गया जब बड़े मोहल्ले की बेटी अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ चली। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। शादी के बाद का पहला महीना किसी भी बहू के लिए नया होता है, लेकिन आराध्या के लिए नया सिर्फ घर नहीं था, सोच भी नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आराध्या इस घर को समझने की कोशिश कर रही थी और शर्मा परिवार अब भी आराध्या को समझने की जगह उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी रिश्ते वहीं उलझ जाते हैं जहां प्यार जरूरत से ज्यादा और समझदारी जरूरत से कम हो जाती है। निधि, जरा जल्दी से वो नया डिनर सेट निकाल कर रख दो। आराध्या को पुराने वाले बर्तनों में खाना अच्छा नहीं लगेगा। माँ, पिछले महीने आपने कहा था कि ये नया डिनर सेट दिवाली के लिए रख रहे हैं, अब ये बहू के लिए निकल रहा है। दिवाली पर फिर क्या निकालोगी? अरे बेटा, दिवाली तो हर साल आएगी, लेकिन बहू पहली बार इस घर में आई है। माँ, मुझे कभी कभी लगता है बहू को बहू कम और मेहमान ज्यादा समझ रही है। निधि ने तो साधारण सी बात कही थी, लेकिन ये वही बात थी जो शांति देवी अब तक समझ नहीं पाई थी। वो आराध्या को अब भी बड़े मोहल्ले की बहू समझकर सब कुछ करवा रही थी, ना कि अपने घर की सदस्य। आदित्य बेटा, बैंक से फोन आया था। क्या कह रहे थे पापा? पिछले महीने जो पैसे निकाले थे उसके बारे में पूछ रहे थे। पापा, अगर इसी तरह खर्चा चलता रहा तो हमें सच में अपनी बचत तोड़नी पड़ जाएगी। बेटा, मुझे भी यही चिंता है, लेकिन तुम्हारी माँ को कौन समझाए, जो हर समय यही सोचती रहती है कि बहू को कहीं कोई कमी ना लग जाए। कभी कभी सच्चाई किसी झगड़े से नहीं, एक शांत सवाल से बाहर आती है। उस रात आराध्या इस चीज के बारे में सोचती रही। उसे अपने पति से तो कुछ खास जवाब नहीं मिला था, लेकिन अगले सुबह यही सवाल उसने शांति देवी से भी कर लिया। माँ जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हो बेटा? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब शायद नहीं बहू। फिर आपने पिछले 2 महीनों में घर की इतनी सारी चीजें क्यों बदल दी? क्योंकि आपको डर था कि मुझे ये घर छोटा लगेगा, है ना? माँ जी, क्या आपको सच में लगता है मैं इस घर में एसी देखने आई हूँ या नए पर्दे देखने आई हूँ? नहीं बेटा, लेकिन फिर क्यों? आखिर क्यों आप सब मुझे खुश करने के लिए अपनी जरूरतें भूलते जा रहे हैं? बेटा, मैं बस नहीं चाहती थी कि कभी तुम्हें ये महसूस हो कि तुमने बड़े घर से आकर कोई समझौता किया है। माँ जी, समझौता मैंने नहीं किया, आपने किया है। क्या मतलब? आपने अपनी जरूरतों से समझौता किया, अपनी बचत से समझौता किया, अपनी शांति से समझौता किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बड़े मोहल्ले की बेटी हूँ। अरे शांति बहन, सुना है अगले हफ्ते करवा चौथ का कार्यक्रम तुम्हारे घर पर होने वाला है? हाँ जी, हमारे घर पर ही होगा। अच्छा है। वैसे सब लोग आराध्य बहू को देखने के लिए बहुत उत्साहित है। आखिर बड़े घर की बेटी है, जरूर कोई महंगा सा गिफ्ट लेकर आएगी। बस कमला चाची को तो जैसे भगवान ने आग लगाने के लिए भेजा था। और उसी बीच वो बात वहीं रुक गई और करवा चौथ के आने की तैयारी होने लगी। करवा चौथ का दिन आ गया। पूरा मोहल्ला शर्मा परिवार के घर में जमा था। हर किसी की नजर आराध्या पर थी। देखना शांति बहन, आज बहू के मायके से जरूर बहुत महंगा सामान आने वाला है। अरे बड़े लोगों की बेटी है, खाली हाथ थोड़ी ना आएगी। थोड़ी देर में महेश अग्रवाल और सुनीता जी भी वहां पहुंच गए। साथ में कई सारे डिब्बे और पैकेट भी थे। पूरा मोहल्ला उन डिब्बों को ऐसे देख रहा था जैसे उनमें सोना भरा हो। लेकिन अगले 5 मिनट में जो हुआ उसने सबको चुप कर दिया। माँ जी, क्या मैं सबके सामने कुछ कह सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। आज मुझे इस घर में आए 2 महीने हो गए हैं और इन 2 महीनों में मैंने एक बात समझी है। क्या बात बेटा? मैंने अपनी माँ को मेरे लिए रोते देखा है, लेकिन पहली बार मैंने किसी सास को अपनी बहू के लिए रात रात भर चिंता करते देखा। मैंने अपने पिता को खर्चा करते हुए देखा है, लेकिन पहली बार मैंने किसी ससुर को अपनी बचत की परवाह किए बिना बहू की खुशी सोचते देखा। मैंने बड़े घर देखे हैं, बहुत बड़े घर देखे हैं, लेकिन ऐसा घर पहली बार देखा है जहां हर इंसान खुद से पहले दूसरे की खुशी के बारे में सोचता है। आज मैं सबके सामने एक बात कहना चाहती हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि बड़ा घर कौन सा है, तो मैं अपने मायके का नाम नहीं लूंगी, मैं इस घर का नाम लूंगी। क्योंकि बड़ा घर वो नहीं होता जहां बड़े कमरे हो। बड़ा घर तो वो होता है जहां बड़े दिल वाले लोग रहते हैं। और माँ जी, आज के बाद मेरे लिए कोई नया सामान मत खरीदिएगा। बेटा, लेकिन तुम्हें तो इन सब की आदत होगी ना, तुम्हें यहाँ असुविधा होगी। जिस दिन मैं इस घर में आई थी उस दिन मैं बड़े मोहल्ले की बेटी थी, लेकिन आज मैं सिर्फ इस घर की बहू हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है।
उस दिन पहली बार मोहल्ले वालों ने तालियां बजाई थी, किसी महंगी गिफ्ट के लिए नहीं, किसी बड़े घर के लिए नहीं, बल्कि उस सोच के लिए जिसने साबित कर दिया कि इंसान का कद उसके घर से नहीं उसके दिल से मापा जाता है। और शायद इसीलिए बड़े मोहल्ले की बेटी जब छोटे ससुराल की बहू बनी तो सबसे बड़ा घर उसी का निकला। राधा, मैंने आटा लगा दिया है, अब तुम रोटियां बना लो। अगर आपसे काम पूरा नहीं होता है तो आप खाना बनाने का काम लेती ही क्यों हो? माँ जी ने मुझे कपड़े धोने के लिए कहा है, मैं रोटियां नहीं बनाऊंगी। और वैसे भी आप होती कौन है मुझे काम बताने वाली? दिन भर 4 काम करती हो और 400 काम पर अपना नाम लिख देती हो। तुम तो उतने भी नहीं करती। मेरा बनाया हुआ खाना आराम से बैठकर खाना सिर्फ इतना ही आता है तुम्हें। जब शादी करके आई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा काम हल्का हो जाएगा, लेकिन तुम तो मेरे सर का बोझ बन गई हो। इस पूरे घर के लिए मैं खाना बना रही थी और अब तुम्हारे लिए भी बना रही हूँ। आप बोझ किसे कह रही हो? आप जो खाना बनाती है ना, हम वो ना चाहते हुए खाते हैं, क्योंकि इस रसोई घर में जब जब आप खाना बनाती है तब आप ही की पसंद का सब कुछ बनता है और आप जानबूझकर खाना बनाने का काम लेती हो ताकि इस घर में सब कुछ आपके मन का बन सके। तुम्हें कह रही हो मैं बोझ? मैं तुम्हें कुछ भी काम कहती हूँ तो तुम तुरंत दूसरे काम का बहाना बनाती हो। और क्या कहा तुमने? इस घर में मैं हमेशा मेरी पसंद का खाना बनाती हूँ। अरे कम से कम मेरी पसंद का ही सही, लेकिन मैं खाना तो बनाती हूँ, इसलिए इस घर में खाना बनता है। नहीं तो तुम जब जब किचन में जाती हो तब तब बस झगड़ा ही करती हो। इस घर में तुम्हारे जितना खाली कोई नहीं है। माँ जी की उम्र हो गई है, फिर भी वो थोड़ी बहुत खाना बनाने में मदद करती है, पूजा पाठ के काम करती है, सिलाई बुनाई करती है। लेकिन तुम हो कि तुम्हें पूरा काम मुझसे ही करवाना है। और अगर मैं थोड़ा बहुत काम बता दूं तो तुम बातों का बतंगड़ बनाती हो, तमाशा करती हो, झगड़ा करती हो और फिर अपने आप वो काम टाल देती हो। पिछले 6 महीनों से मैं तुम्हें झेल रही हूँ, लेकिन बस मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती। आज दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। एक तो तुम्हें घर के आधे काम करने होंगे, नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। हाँ तो ठीक है, अपने और भाई साहब का बैग पैक कर लीजिए और इस घर से चले जाइए। कम से कम इस घर में शांति तो रहेगी। जब देखो तब आपके मुंह की बुलेट ट्रेन चलती ही रहती है और आसपास के लोगों को इरिटेट करती रहती है। सबसे ज्यादा इरिटेट तो मैं ही होती हूँ, मुझे आपके साथ जो रहना पड़ता है। मैं इस घर में 6 सालों से रह रही हूँ, तुम्हें आकर 6 महीने नहीं हुए और तुम मुझे इस घर से जाने के लिए कह रही हो। होती कौन हो तुम मुझे इस घर से निकालने वाली? माँ जी, जब से एक रसोई घर में 2 बहुएं आ गई थी, शर्मा परिवार में हर रोज झगड़े हो रहे थे। दोनों बहुओं के झगड़ों से पूरा शर्मा परिवार परेशान हो गया था। कभी रोटी बनाने के लिए झगड़ा तो कभी कपड़े धोने के लिए झगड़ा। आज भी सुबह सुबह वो दोनों काम करते करते एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगते हैं और फिर उनका झगड़ा इतना आगे बढ़ जाता है कि काम छोड़कर वो जोर जोर से एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और उनके झगड़े का आवाज उनकी सास शकुंतला तक पहुंच जाता है और वो भगवान की पूजा अधूरी छोड़कर दौड़ते हुए किचन में आती है। अब क्या हो गया तुम दोनों के बीच? तुम दोनों ने ठान लिया है क्या कि तुम दोनों हमें सुकून से जीने नहीं दोगी? माँ जी, मैं नहीं, आपकी छोटी बहू ने, ये मुझे इस घर से जाने को कह रही है। क्या हुआ छोटी बहू, तुमने बड़ी बहू से ऐसा क्यों कहा? मेरी बात बताने से पहले आपकी बात बताइए ना दीदी, आपने क्या क्या कहा मुझसे? श्रीमती जी, इन दोनों में से किसी एक की साइड लेना मतलब बेवकूफी है। ये दोनों बिल्कुल ऐसी है, एक को निकालो और एक को डालो, बिल्कुल एक जैसी। ये दोनों जहाँ पर भी एक साथ रहेंगे वहां पर शांति रहना नामुमकिन है। अगर हमें घर में शांति चाहिए तो हमें पहले इन दोनों को अलग करना होगा। ये दोनों एक साथ है इसलिए तो झगड़े हो रहे हैं। तो ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, हम एक ही रसोई से 2 रसोई घर बना लेते हैं। मतलब रसोई एक ही रहेगी लेकिन सभी बर्तन, राशन, मसाले, गैस अलग अलग रहेगा। माँ, मुझे नहीं लगता कि एक रसोई घर में 2 गैस रख देने से ये दोनों झगड़ना बंद कर देगी। जब जब ये दोनों एक दूसरे की आंखों के सामने रहेगी तब तब ये झगड़ती ही रहेगी। अरे इनके ये झगड़े काम को लेकर हैं। एक रसोई में 2 गैस आ जाएगी, दोनों अलग अलग खाना बनाएगी तो झगड़ा अपने आप बंद हो जाएगा। देवरानी और जेठानी में लगातार हो रहे झगड़े को शांत करने के लिए उनकी सास शकुंतला एक रसोई घर में 2 गैस रखने के बारे में सोचती है ताकि दोनों बहुओं के बीच लगातार काम को लेकर जो झगड़े हो रहे हैं वो बंद हो जाए। अगले दिन से एक रसोई घर से 2 रसोई घर बनाने का काम शुरू हो जाता है। 2-4 दिनों में एक रसोई में हर चीज 2-2 दिख रही थी। पहले कुछ दिन तो दोनों बहुओं में जो झगड़े चल रहे थे वो बिल्कुल शांत हो गए थे। अब घर में सबको लगने लगा था कि शकुंतला ने दोनों बहुओं को शांत करने के लिए जो उपाय बताया था वो काम कर गया। लेकिन धीरे धीरे परिवार के सदस्य को देवरानी जेठानी की खुसुर पुसुर सुनाई देने लगती है
और फिर धीरे धीरे करके उनके झगड़े फिर से शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, दीदी, आपने मेरे कुकर को हाथ कैसे लगाया? कैसे लगाया का क्या मतलब? ऐसा हाथ लिया, कुकर की हांडी पर रखा, कुकर को उठाया और गैस पर रख दिया। मेरे सामने ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं प्यार से आपको दीदी कह रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आपको आपकी भाषा में उत्तर देना मुझे भी आता है। वो तो आप मेरे पति के भाई की बीवी हैं, इसलिए आपको दीदी कहना पड़ता है। नहीं तो आपकी औकात उतनी भी नहीं है। और एक बात, ये कुकर मेरी माँ ने दिया है, मुझे मेरी शादी में आया है। खुद तो अपने साथ कुकर लेकर नहीं आई। इतने दिन माँ जी के कुकर पर आपने कब्जा कर लिया था। अब माँ जी का कुकर खराब हो गया तो अब छुप छुप कर मेरा कुकर खराब करने का इरादा है क्या आपका? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चुप चुप कर मेरा कुकर इस्तेमाल कर रही हो? इस कुकर में बना हुआ खाना मैं अकेली थोड़ी ना खाऊंगी। माँ जी और पापा जी तुम्हारे भी तो सास ससुर है ना, वो भी तो खाएंगे। और तुम भी तो मेरी कितनी सारी चीजें इस्तेमाल करती हो। ये कुकर भी फिर भी धोने के बाद जैसा था वैसा हो जाएगा। लेकिन कल मैंने भी देखा था तुमने मेरे डिब्बे से मसाले चुराए थे। माँ जी, आपकी बड़ी बहू मुझे चोर कह रही है। कुकर को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राधा और माधवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। साथ ही साथ एक दूसरे को मारने पीटने पर उतर आती हैं। उन दोनों की लड़ाई झगड़े का आवाज सुनकर परिवार के सभी सदस्य आखिर हुआ क्या है ये देखने रसोई घर में आ जाते हैं। हे भगवान, तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। कम से कम घर में भगवान की पूजा पाठ तो सुकून से करने दो। सुबह शाम दोपहर रात तुम दोनों जब देखो तब लड़ती ही रहती हो। देखिए ना माँ जी, आपकी बड़ी बहू मुझे चोर कह रही है। मैंने इसके डिब्बे से मसाले निकाले, लेकिन उन मसालों से मैंने पापा जी के लिए कढ़ी बनाई थी। माँ जी, लेकिन मैंने इसे मसाले निकालते हुए देखा था, तब मैंने इससे कुछ नहीं कहा। आज मैंने इसका कुकर लिया तो ये मुझसे कहने लगी कि ये कुकर ये अपने मायके सलाई है। अब ये बर्तनों का हिसाब भी रख रही है, तो फिर मैं क्यों मसालों का हिसाब ना रखूं? वैसे भी इस कुकर में बनाया हुआ खाना मैं अकेली थोड़ी ना खाने वाली हूँ। जैसे इसने मसाले पापा जी के लिए कढ़ी बनाने में इस्तेमाल किए थे, वैसे इस कुकर में मैं पापा जी के लिए चावल बनाने वाली थी। और माँ जी, ये मेरी औकात दिखा रही थी। अब ये मेरी औकात दिखाएगी और मैं खड़ी खड़ी देखती रहूं? ऐसा थोड़ी ना होगा। मतलब भगवान ने इस जुबान को दिया है तो ये भी कुछ बोलेगी ना। जुबान मेरे पास भी है और बोलना मुझे भी आता है। वो जो भी हो, आपको मुझे चोर कहने की जरूरत नहीं थी। अब चोरों जैसी हरकतें करोगे तो चोर ही कहूंगी ना, राजा महाराजा प्रधान थोड़ी ना कहूंगी। घर के सभी सदस्य किचन में आ जाते हैं। सास शकुंतला राधा और माधवी को चुप कराने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के लिए राधा और माधवी अपनी अपनी कहानी शकुंतला को सुनाने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में ही उनकी बातचीत झगड़े में बदल जाती है और फिर पूरे परिवार के सामने राधा और माधवी फिर से एक दूसरे से झगड़ने लग जाती है। माँ, आप तो बड़ी कह रही थी ना कि इन दोनों की रसोई अलग अलग कर देते हैं। अगर अलग रसोई कर देंगे तो इन दोनों के बीच में होने वाले झगड़े अपने आप बंद हो जाएंगे। अलग अलग सब्जियां बनाएंगी तो सब्जियों को लेकर, एक दूसरे की पसंद को लेकर, सुबह मैंने बनाया था, शाम तू बना, इन सभी बातों को लेकर जो झगड़ा घर में चल रहे थे कुछ दिनों पहले, वो तो बंद कर दिए गए। लेकिन इन्होंने झगड़ने का नया बहाना ढूंढ लिया है। कभी किसी ने किसी का कुकर लिया, इस बात को लेकर झगड़ती है। कभी किसी ने किसी का मसाला लिया, इस बात को लेकर झगड़ती है। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। इनके झगड़े रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। विकास सही कह रहा है माँ। आपके कहने पर हमने एक रसोई घर में 2 गैस रखवा दी है, 2 किचन बना दिए, दोनों के अलग अलग किराना सामान भी हमने भरना शुरू कर दिया, राशन भी अलग ला रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में कुछ कभी सुलह होगा। भाग्यवान, अब तो बड़ी कह रही थी ना कि मैं अपनी बहुएं खुद पसंद करूंगी। अपने अपने बेटों से भी कह दिया था कि घर में बहू आएंगी तो सिर्फ आपके पसंद से। हमारे दोनों बेटों ने आपकी बात मान ली और आपकी पसंद से शादी भी कर ली। आप अपनी पसंद से बहू चुनकर तो लेकर आई, लेकिन अभी देख रही हो ना आपकी पसंद आपके सर का सर दर्द बनकर आपके माथे पर कैसे बैठ गई है। इससे तो अच्छा होता कि हमारे बेटे लव मैरिज करते और अपने पसंद से बहुएं लेकर आते तो कम से कम घर में शांति तो रहती। या आपकी पसंद की तो अलग अलग नमूने दिन रात एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। घर में खाना मुश्किल हुआ है, सोना मुश्किल हुआ है, यहाँ तक कि बैठना भी मुश्किल हो गया है। देखो, हम उनके बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इन्हें हमारी बातों से कुछ भी लेना देना नहीं। इन्हें मतलब है बस एक दूसरे के साथ झगड़ा करने से। श्रीमती जी, ये मुसीबत आप ही इस घर में लेकर आई हैं। अब इस मुसीबत का कोई अच्छा सा हल आप ही ढूंढ कर लाइए, नहीं तो हमारे ऊपर ये घर छोड़कर भाग जाने की नौबत आ जाएगी। परिवार के सदस्य चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, ये दोनों बहू के बीच में सुलह ही हो नहीं रही थी, बल्कि दिन ब दिन उनका झगड़ा और ज्यादा बढ़ रहा था।
अब तो ससुर ने भी बहू के आगे हाथ टेक दिए थे। घर की ये हालत देख कर न चाहते हुए भी सास एक फैसला लेती है। एक दिन शाम को शकुंतला पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करती है कि तभी आज मैंने आप सबको एक साथ इसलिए बुलाया है क्योंकि इस घर का ये हर एक सदस्य राधा और माधवी के बीच में होने वाले झगड़े से परेशान हो गया है और आज हम इस परेशानी का हल ढूंढेंगे ताकि घर में शांति बनी रहे। देखा, पिछले 6 सालों से एक भी बार इस घर में बैठक नहीं हुई, लेकिन तुम्हें आकर 1 साल भी नहीं हुआ तो इस घर में बैठक बिठानी पड़ गई। इस घर के झगड़े का कारण तुम ही हो। तुमने काफी कुछ कह दिया है और मैं भी काफी कुछ सुन रही हूँ। अगर मैं झगड़ा करती हूँ तो आप कहाँ चुप बैठती हो? आप भी तो उतना बोलती है जितना मैं बोलती हूँ। हाँ रे, शुरुआत तो तुम ही करती हो ना। बस करो तुम दोनों। रसोई घर हो या कमरा, हॉल हो या आंगन, तुम्हें बस एक दूसरे के साथ झगड़ना होता है। मैं और बाकी सब तुम्हारे झगड़े से इतने परेशान हो गए हैं कि अब हम नहीं चाहते कि तुम दोनों एक साथ रहो। तुम दोनों ज्यादातर रसोई घर में एक साथ रहती हो और तुम्हारे ज्यादातर झगड़े वहीं पर होते हैं। हम दोनों ने एक रसोई घर में तुम्हें 2 गैस देकर देखे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। पहले काम को लेकर होने वाले झगड़े अब मेरे बर्तन क्यों लिए और मेरा मसाला क्यों लिया, इस बात को लेकर हो रही है। इसलिए हमने ये सोचा है कि राधा बहू की रसोई हम छत पर बनाएंगे और माधवी बहू की रसोई यहाँ नीचे रहेगी। तुम दोनों अलग अलग खाना बनाओगी। कौन क्या कर रहा है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होगा। एक दूसरे के रसोई घर में तुम बिल्कुल नहीं देखोगी और ना जाओगी। मैं कल से ही ऊपर रसोई बनाने का काम शुरू कर रही हूँ। जैसे नीचे की रसोई है वैसे ही ऊपर की रसोई रहेगी, बस ऊपर की रसोई खुली रहेगी छत पर। राधा और माधवी के बीच में लगातार हो रहे झगड़े से परेशान होकर सास सभी परिवार वालों के सामने अपना अंतिम निर्णय बता देती है। दोनों बहुओं को एक दूसरे से अलग करने के लिए और उनके बीच में होने वाला झगड़ा रोकने के लिए दोनों बहू को वो अलग कर देती है। एक की रसोई नीचे और एक की रसोई ऊपर कर देती है। कुछ दिनों बाद, ये माँ जी हर बार मुझे ही फंसा देती है। यहाँ मैं गर्मी में मर रही हूँ और वहाँ मेरी देवरानी मस्त खुले में खाना पका रही है। खुला आसमान है, चलती हवा है, कितना सुकून होगा। और यहाँ गैस की आग अलग और गर्मी की आग अलग। माँ जी ने तो मुझे छत पर जाने से बिल्कुल मना किया है, क्योंकि जैसे ही हम दोनों सामने आ जाते हैं हम दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। छत पर तो नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम सीढ़ियों पर खड़े रहकर मैं थोड़ी सी हवा तो खा लेती हूँ। उसी बहाने पता चल जाएगा मेरी देवरानी अपनी रसोई घर में क्या पका रही है। ऊपर ऊपर से राधा अपनी रसोई घर में क्या कर रही है ये देखने के लिए माधवी सीढ़ियों पर खड़ी रहती है। जैसे ही राधा अपनी रसोई घर से नीचे देखने की कोशिश करती है तो उसे माधवी दिख जाती है कि तभी, जब मैं साथ रहती थी तब हर वक्त दीदी मेरे साथ झगड़ा करती रहती थी और अब देखने आई है कि मेरा क्या चल रहा है। लगता है मुझे खुले में रसोई मिल गई। इस बात से दीदी को जलन हो रही है। यही अच्छा मौका है उन्हें और जलाने का। माधवी को जलाने के लिए राधा अपनी माँ को फोन लगाती है। हाँ माँ, खाना बना रही हूँ। पहले तो लगा था कि मुझे खुले में खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन माँ छत पर खाना बनाना इतना मजेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मस्त ठंडी हवा चलती रहती है। ठंडी हवा में गैस के पास खड़े रहने के बावजूद गर्मी नहीं लगती और थकान भी महसूस नहीं होती। खुला आसमान, खुली हवा, सच में ऊपर वाली रसोई का मजा ही अलग है। मेरी सास तो बहुत अच्छी है। मेरी सास ने मेरी जेठानी को नीचे गर्मी में फंसा दिया और मुझे छत पर अच्छी खुली रसोई बनाकर दे दी। मैंने सोचा था कि माँ जी ने बहुत अच्छा किया हम दोनों को अलग करके, लेकिन माँ जी ने इसमें मेरा ही घाटा कर दिया। यहाँ मैं नीचे गर्मी में फंस गई हूँ। ऊपर से जितने भी मेहमान आते रहते हैं नीचे के ही रसोई में आते हैं। सबके लिए नाश्ता खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। मेरी देवरानी मस्त आराम से ठंडी हवा में खाना बनाती है। ऊपर से खाना बनाते बनाते बालकनी से पड़ोसियों से भी बातें करती है, आसमान देखती है। देवर जी भी शाम को घर आते हैं, वो खटिया पर बैठकर आराम करते हैं और देवरानी खाना बनाती है। दोनों आपस में बातें भी करते हैं और मैं यहाँ अकेली मर रही हूँ। मैं कुछ नहीं जानती। मैं आज ही माँ जी के पास जाऊंगी और मेरी भी रसोई ऊपर बनवाने के लिए कहूंगी। उसी दिन शाम को माधवी अपनी सास के पास जाती है और अपनी रसोई ऊपर बनवाने के लिए कहती है। पहले तो सासू से मना करती है, क्योंकि जिस झगड़े से बचने के लिए उन्होंने ऊपर रसोई बनाई थी, अगर माधवी भी ऊपर चली गई तो फिर वही झगड़ा सामने आ जाएगा। लेकिन माधवी अपनी सास से वादा करती है कि वो राधा से बिल्कुल झगड़ा नहीं करेगी और अगर राधा झगड़ा करेगी तो वो भी उसे नजरअंदाज कर देगी। माधवी बहुत ज्यादा कहती है, इसलिए राधा की रसोई के बगल में आधी दीवार डालकर शकुंतला छत पर माधवी के लिए भी रसोई बनाती है। अगले ही कुछ दिनों में माधवी की रसोई का काम खत्म हो जाता है और माधवी अपने सभी बर्तन गैस से लेकर छत पर रसोई बनाने के लिए चली जाती है। कुछ दिनों के बाद, दीदी आज आप आराम से बैठकर चाय पी रहे हैं। लगता है आज आपका खाना जल्दी बन गया है। छत पर खाना बनाते हुए बिल्कुल थकान नहीं लगती ना, पसीना भी नहीं आता। आज ये इतने अच्छे से कैसे बात कर रही है। मुझे तो लगा था कि मैं इसके पीछे पीछे छत पर आ गई तो ये बहुत परेशान हो जाएगी और मेरे साथ फिर से ये झगड़ा करेगी,
लेकिन ये तो बिल्कुल शांति से बात कर रही है। चलो, एक झगड़ा सुलझाने के लिए एक कदम ये आगे बढ़ गई है, तो एक कदम मैं भी आगे बढ़ जाती हूँ। हाँ, छत पर खाना बनाना तो बहुत ही आसान है। ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है और ठंडी हवा में कब खाना बन जाता है पता ही नहीं चलता। आज खाना जल्दी बन गया तो सोचा अभी खाना खाने में टाइम है और उनके आने में भी टाइम है, तो इतनी देर में आराम से एक कप चाय पी लेती हूँ। तुम भी आ जाओ ना, मैंने चाय ज़्यादा बनाई हुई है, दोनों साथ में बैठकर चाय पी लेंगे। माधवी राधा को भी चाय पीने के लिए बुलाती है। राधा तुरंत माधवी के पास जाकर बैठ जाती है। माधवी राधा के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती है। दोनों साथ में बैठकर एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। सभी परिवार वाले सीढ़ियों पर खड़े रहकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे कि तभी, माँ मुझे तो लगा था कि आपकी ये दो बहू छत पर भी झगड़ा करेगी, लेकिन इन दोनों को कुछ दिन एक दूसरे से अलग क्या रख दिया। ये तो एक दूसरे की पक्की वाली सहेली बन गई। देखो कैसे चाय पीते पीते गप्पे लड़ा रही है। इन दोनों के बीच में सुलह हो गई, ये बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम घर में शांति तो है। माँ, आपका ये छत पर रसोई बनाने का आइडिया काम कर गया। भले ही 2 रसोई घर बन गए, लेकिन इस घर की बहू तो एक हो गई। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने।